हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 74 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 75 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। इससे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ें, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि आप लोग ये जितने भी प्रश्न ऐसे हमें भेजते हो और यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिखते हो, तो हमने क्या किया है, इन सभी प्रश्नों को जितने भी पार्ट 74 तक अभी तक आए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। आप यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे एंशिएंट इंडिया की अलग, मॉडर्न इंडिया की अलग, मेडिवल की अलग, एथिक्स की अलग, वर्ल्ड हिस्ट्री की अलग। तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी उस विषय से संबद्ध उत्तर लिखना होगा या उस विषय से संबद्ध अगर आपको उत्तर देखना होगा तो आप वहां से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने आपकी सुविधा के लिए कर दिया है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावशैली में वर्णन करता है। टिप्पणी कीजिए। 200 शब्दों में आपसे पूछा है, 10 नंबर का GS1 में। देखिए, ये प्रश्न वास्तव में GS1 में पूछा गया है, तो इसीलिए हम इसे GS के हिसाब से पहले देखेंगे और फिर सेकेंड फेज में देखेंगे कि इसे हिस्ट्री ऑप्शनल में कैसे हमें लिखना है। क्लियर? तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जीएस में और हिस्ट्री ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? तो देखते हैं। आपका उत्तर है, संगम साहित्य का संकलन लगभग 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। यद्यपि आख्यानात्मक संगम ग्रंथों से हमें कुछ जानकारी राज्यों के गठन के बारे में मिलती है, जैसे सेना के नाम पर योद्धाओं के हल मात्र होते थे तथा कर संग्रह प्रणाली और न्याय व्यवस्था आरंभिक अवस्था में थी। लेकिन सामाजिक इतिहास के अन्य पहलू जैसे राजत्व का सिद्धांत, केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत प्रणाली आदि का वर्णन नहीं मिलता। मणिमैखिली या शिल्पादिकारम जैसे ग्रंथों से उस काल की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। इन ग्रंथों के अनुसार समाज में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। हालांकि ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों के पश्चात वेल्लार वर्ग आता है। 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार था। विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उच्च जातियों में सती प्रथा प्रचलित थी। मृत्यु के पश्चात 2 प्रकार के समाधान प्रचलित थे, अग्निता और समाधि। संगम साहित्य में दास प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं मिलता। आर्थिक स्थिति से देखें तो पता चलता है कि तमिल निवासी पशुचारक थे तथा निरंतर युद्धों और पशुचारण में लगे रहते थे। युद्ध में लूट से जीवन निर्वाह होता था, लेकिन बाद में इनकी समृद्धि का मुख्य आधार कृषि तथा व्यापार वाणिज्य हो गया। कृषि से राज्य को प्रचुर आय प्राप्त होती थी, क्योंकि कावेरी नदी के डेल्टा वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए प्रसिद्ध था। इसकी आय के द्वारा प्रशासनिक एवं सैन्य न्याय की पूर्ति की जाती थी। उरडैर सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। पश्चिमी देशों में रेशम का निर्यात किया जाता था, जिससे भारी मात्रा में सोना प्राप्त होता था। काली मिर्च और हाथी दांत भी निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं। इस प्रकार संगम साहित्य राजनीतिक इतिहास के निर्माण की दृष्टि से भले ही उतना महत्वपूर्ण न हो, किंतु तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? आपने काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है। लगभग सभी पॉइंट्स आपने जीएस के हिसाब से कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन 1-2 पॉइंट जीएस के हिसाब से मिस हैं। जैसे जब आप जीएस के बारे में जब उत्तर लिखते हैं ना, तो आप ये भी बता दें संगम साहित्य का बेसिक परिचय। बेसिक परिचय का मतलब W5H1 थ्योरी, अर्थात जो संगम साहित्य हैं उनको तमिल भाषा में लिखा गया। किनके संरक्षण में? पांड्य राजाओं के। बस ये 1-2 लाइन यहाँ पे ऐड और कर दें और 1-2 तमिल साहित्यों का जिक्र कर दें। हालांकि आपने मणिमैखिली और शिल्पादिकारम का उल्लेख किया है, लेकिन लेकिन आपको तिरुकुरल और आपको कौन सी बताइए, तुल्काप्पियम, इसका जिक्र कर देना है। क्यों? और ख़ास तौर पर अगर आप तुल्काप्पियम का यहाँ पर जिक्र कर दें, ये जो आप लिखते हो ना इसमें, हाँ सॉरी, ये पीछे 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, ये बेसिकली तुल्काप्पियम की ही बात है। क्लियर? तो आप इसको अगर जिक्र कर देंगे
तो आपका उत्तर जीएस के हिसाब से अच्छा हो जाएगा। साथ ही इसको थोड़ा और संक्षेप में करिए, पहले पैरा को थोड़ा सा संक्षेप में। संक्षेप का मतलब ये है कि आप ऐसे बता दो कि संगम साइट से हमें सुदूर पूर्व में 3 राजवंशों की उत्पत्ति की तो बात मिलती है, जैसे चोल, चेर और पांड की। क्लियर, ऐसे कर दो आप। बाकी इतना डिटेल में आपको नहीं बताना, क्योंकि 10 नंबर का है और आपका मूल जो ध्यान है वो सामाजिक और आर्थिक में ही बताना है। क्लियर, और टिप्पणी आप कर दीजिए जैसा आपने किया। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने जीएस में प्रश्न किया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने लिख लिया। लेकिन अगर हमें यही प्रश्न हिस्ट्री ऑप्शनल में लिखना होता तो हम कैसे लिखते? इसके पहले हम क्या करें, इस प्रश्न को इनकोड कर दें, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर आज तो आपने इनकोड ही नहीं किया। तो हम पहले इनकोड कर देते हैं और फिर हम बताते हैं हिस्ट्री ऑप्शन में इसे कैसे लिखना है। तो प्रश्न है, दक्षिण भारत के, क्लियर, राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से, यहाँ ध्यान देना, राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है, टिप्पणी कीजिए। क्लियर, तो ये आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये बेसिकली कह रहा है कि भाई साहब जो दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य थे ना, उनसे हमें राजनीतिक इतिहास की जानकारी उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी की मिलनी चाहिए। क्लियर, लेकिन हमें उन साहित्य से उस समय के समाज और उस समय के अर्थ की काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है, जो कि काफ़ी प्रभावी शैली में लिखी गई, अर्थात उसे कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और कथानकों के माध्यम से वर्णन किया गया। और आप उस पर टिप्पणी कर दीजिए। मतलब आपसे ऐसा प्रश्न है कि दक्षिण भारत में संगम साहित्य के माध्यम से उस समय के समाज और अर्थ का विस्तृत वर्णन करें और उस पर टिप्पणी आपको लिखनी है। क्लियर, तो अब आप ये कोडिंग समझ गए। अब यही प्रश्न आपसे हिस्ट्री ऑप्शन में पूछता तो आप कैसे लिखते? तो आप क्या करते, आप पहले सामान्य परिचय देते, किसका, संगम साहित्य का, कि इसे 300 ईसा पूर्व से, ये देखिए यहाँ पे आपने टाइमलाइन गलत लिखी है। टाइमलाइन ये 300 ईसा पूर्व तो है, 300 एडी। क्लियर, लेकिन यहाँ पे 200 एडी नहीं है। क्लियर, सॉरी, ईसा पूर्व नहीं है या बीसी नहीं है, ये यहाँ पे एडी है आपका। क्लियर, इसको ज़रा सही कीजिए। क्यों? क्योंकि संगम साहित्य का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी बड़ा है, 500 वर्षों से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड है। तो समझ गए, इस लाइन को आप सही कीजिए। और वैसे भी ये गलत है, ठीक, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये मैंने पहले टाइम पे नहीं देखा था, अभी मैंने चेक किया, तो आप ये सही कीजिए। ठीक, दूसरी चीज़ आप क्या लिखेंगे, संगम साहित्य का जो संकलन है वो 300 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी अर्थात 200 एडी के मध्य किया गया, जो कि पांड राजाओं के संरक्षण में हुआ, जिसकी भाषा तमिल थी। क्लियर, तो आप ऐसे लिख दोगे। और फिर कई सारे संगम साहित्य के ग्रंथों का आप जिक्र करोगे। ग्रंथ का मतलब, जैसे आप तुल्कापियम का जिक्र करोगे, आप जिक्र करोगे पुर्नानुरु का। पुर्नानुरु बेसिकली 150 कवियों की एक कविता का संकलन है। क्लियर, आप उसका जिक्र कर सकते हो। आप तिरुकुरल का जिक्र कर सकते हो, जिसे वहाँ के फेमस तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई। और आपको पता है कि तिरुवल्लुवर जो हैं वहाँ के आज के सबसे बड़े वेद व्यास माने जाते हैं। क्लियर, आप देखोगे उसी तिरुकुरल में कई प्रकार की जानकारी है, धर्म की जानकारी है, अर्थ की जानकारी है और काम की जानकारी है। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। साथ ही आप शिल्पाधिकारम को तो लिख ही चुके हो, मणिमेखले को लिख चुके हो। कहने का अंदर जब हम ऑप्शनल लिखते हैं ना, तो ये सारे तथ्यों का समावेश होना ही चाहिए और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आपको अपनी कहानी भी गढ़नी है। क्लियर, तो जब आपने ये सारी चीज़ें लिख दी, फिर आप क्या करो कि जब ये संगम साहित्य की हम बात करें तो यहाँ पे मैप बना दो। क्लियर, और संगम साहित्य के बारे में बता दो कि पांड जो राजवंश था वो कैसा था। और जब पांड के बारे में आप जानकारी दे देते हो तो वहाँ पे आप दर्शा दो, उसके पोर्ट्स दर्शा दो। जैसे आप पढ़ते हो ना, अरकामेडू, पुहार, ये सारे पोर्ट्स आप दर्शा दो इस जगह पे। समझ गए, तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। समझ गए। फिर आपने जैसे बताया शिल्पाधिकारम और मणिमेखले को लेकर, तो हम इसकी जरा एक कहानी छोटी सी आपको बता देते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना तो मज़ा नहीं आता शिल्पाधिकारम को पढ़ने में या मणिमेखले को। और कई बार एस्पायरेंट कंफ्यूज भी रहते हैं कि मणिमेखले पहले आई कि शिल्पाधिकारम पहले आई। तो आप ये मानो शिल्पादि जो कारम है वो बाहुबली 1 है और मणिमेखले जो है वो बाहुबली 2 है। क्लियर,
अर्थात पहली कहानी अपने आप एंड हो जाती है एक क्वेश्चन रेस करके, और दूसरी कहानी जो है उसमें फिर से एक क्वेश्चन रेस होता है। तो है क्या शिल्पाधिकारम? शिल्पाधिकारम का मतलब है नुपुर की कहानी। नुपुर का मतलब क्या? जैसे आप में से कई सारे लोग पैर में होते हैं ना, कड़ा पहनते हो, या एक तरीके से आप कह सकते हो तोड़िया, खासतौर पर आजकल की लेडीज़ हैं तोड़िया पहनती हैं, या अच्छे से कोई नेकलेस टाइप का, आप नेकलेस तो गले का होता है, मतलब कोई चीज़ होती है जो पैर में अच्छे से हम पहनते हैं। क्लियर? तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं, तो आप देख सकते हो पायजेब जिसको कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, पायल बोलते हैं, हाँ पायल कॉमन वो है, पायल जैसे मान लीजिए पहनते हैं, ठीक। तो इसमें क्या था कि एक व्यापारी था, उसका नाम था क्या? कोवलन। क्लियर? वो कोवलन व्यापारी बेसिकली माधवी नाम की एक वेश्या से प्रेम करता था। क्लियर? और उसके प्रेम में उसने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। क्लियर? अब जब सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सारा पैसा उसी के प्यार में खर्च कर दिया, तो फिर वो देखता है कि यहाँ से हमारी ज़िंदगी सही से कटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था कन्नगी। क्लियर? तो वो उसको छोड़कर, माधवी को छोड़कर, समझना यहाँ पे कहानी को क्योंकि इंटरेस्ट यहीं पे है, माधवी को छोड़कर वो वापस अपनी पत्नी के पास जाता है। किसके पास? कन्नगी के पास। और कन्नगी से कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। और वो वहाँ से दूर निकलने के लिए अपने साथ कन्नगी को लेता है और चल पड़ता है दूसरे शहर की ओर। और जब दूसरे शहर की ओर जाता है तो सोचता है कि हम यहाँ पे कोई व्यापार करें। व्यापार के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, तो कन्नगी क्या करती है कि अपने पैर की एक पायजेब उसे दे देती है और उससे कहती है कि तुम इसे बेचकर कुछ पैसे अर्जित कर लो और उस पैसे से अपना व्यापार शुरू कर लो। अब यहाँ पे समझना, व्यापार से क्या समझ में आता है कि संगम काल में व्यापार प्रमुख था। क्लियर? तो ये बातें इसीलिए कहानी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने शिल्पाधिकारम लिख तो दिया होगा, लेकिन शिल्पाधिकारम का मतलब क्या है वो यही है कि ऐसे ही समाज की हमें वहाँ की जानकारी मिलती है, खासतौर पर इकोनॉमी की। क्लियर? अब जब उसने वो पायजेब ले जाकर एक सुनार को दी, तो सुनार ने सोचा कि अच्छा ये लगता है चोर है, क्योंकि वो पायजेब, वो पायल काफ़ी महंगी थी। तो सुनार को लगा कि राजा की एक बार पायजेब खो गई थी, तो मैं इसी का नाम लगा दूं कि इसी ने वो चोरी की थी साहब, और इसको आप सजा दीजिए। तो क्या होता है कि उस सुनार ने राजा के कर्मचारियों को मतलब मैसेज किया, उनको बुलाया। मैसेज का मतलब किसी दूत से कह के कि हाँ आप उसको बुला कर लाइए, और इसे कोवलन को पकड़ा देता है। और जब कोवलन को राजा दे जाता है तो राजा बिना किसी मतलब पूछताछ के कोवलन को फांसी पे लटका देता है। तो कोवलन को लगता है कि राजा ने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, वो मेरे को फांसी पे क्यों लटका दिया। जब ऐसी स्थिति होती है और कन्नगी को जब ये पता चलता है कि उसके पति को राजा ने फांसी पर लटकाने की बात की है, तो कन्नगी अपना दूसरा नुपुर ले जाकर ये प्रूफ कराती है कि देखिए भाई साहब ये मेरा नुपुर है। क्लियर? और वो वाला भी नुपुर मेरा है, अर्थात मेरा पति चोर नहीं है। लेकिन तब तक तो राजा उसको फांसी पे चढ़ा चुका होता है। कन्नगी उसी समय एक श्राप देती है उस पूरे पांड्य राजवंश को। क्लियर? और जब श्राप देती है तो वो पूरा का पूरा राजवंश तबाह हो जाता है। समझ रहे? और उसी अपने दूसरे नुपुर को वहीं पर छोड़ देती है, अर्थात उसको वहीं पे तोड़ देती है और वापस अपने आप को सती कर लेती है। क्लियर? तो एक तो ये प्रमाण मिला कि उस सती प्रथा वहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उच्च स्तर पे। क्लियर? फिर क्या होता है कि वो कन्नगी कहाँ मिलेगी अब उससे? कोवलन से स्वर्ग में। क्लियर? स्वर्ग में वो उससे मिलती है। तो ये माना जाता है आज भी उस एरिया में, आप जब जाएंगे पांड्य एरिया में, खासतौर पर कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य में, आज भी कन्नगी की पूजा होती है वहाँ पे। कभी भी आप करंट अफेयर्स जब पढ़ते हो तो उसमें देखते हो कन्नगी की पूजा को लेकर प्रश्न आता है। क्लियर? अब ये तो पार्ट 1 था, यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि साहब माधवी का क्या हुआ? तो बेसिकली बात यह कि मणिमेखले पार्ट 2 में माधवी की कहानी है। मतलब कि जो कोवलन राजा था उससे और माधवी से एक पुत्री की उत्पत्ति हुई, और वो पुत्री का नाम था क्या बताइए? उसका नाम था माधवी। क्लियर? शायद हाँ माधवी ही नाम था उसका। माधवी से उत्पन्न हुई थी, नहीं उसका नाम ही इसमें नहीं है, उसका नाम है मणिमेखले। क्लियर?
वो बेसिकली माधवी से उत्पन्न पुत्री थी मणिमेखले। क्लियर। और वो मणिमेखले वास्तव में थी किसकी पुत्री? कोवलन की। तो इसमें वही कहानी है। और वो क्या करती है मणिमेखले, यानी कि जो कोवलन की पुत्री थी, वो अपनी दूसरी माँ मतलब कन्नगी से इंस्पायर होती है और उससे प्रेरणा लेती है। बस इसमें इतनी कहानी है। तो अब आप समझ गए दोनों का पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है। अब जब आप ये सारी चीज़ें बता देते हो, क्लियर, तो आप इसमें कई सारे इकोनॉमी की जब बातें बताते हो तो व्यापार की मुद्रा के बारे में बताओ, कैसे रोमन ट्रेड को ये प्रमोट करते थे उसे बताओ। आप ये भी बताओ कि भूमि की श्रेणियों को अलग अलग टाइप में वर्गीकृत किया गया था। जब आप ऑप्शन लिखते हो कि कुरंजी, नैतल, मरुदम, मुल्ले, पल्ले, ये टाइप की भूमियों का उल्लेख होता है। और ये भूमि बेसिकली उपजाऊ के स्तर पर अर्थात उर्वरता के स्तर पर डिफाइन की गई। यहाँ पे मत्स्य पालन भी होता था, एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप था। पुहार बंदरगाह आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे नौरा, तोंडी, मुसरी, नेलसिडा, ये कई सारे बंदरगाह हैं जो उस समय के एक्सपोर्ट के सबसे बड़े केंद्र होते थे। हम हिस्ट्री मैपिंग में इनको ऑलरेडी करेंगे, बिल्कुल भी चिंतित मत हो। क्लियर। अरिकामेडू का आप नाम सुनोगे। मसालों का यहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात होता था। और आपको पता है कि मसालों के कारण ही वास्को डी गामा भारत भी आया था। क्लियर। आगे चल के आगस्टक व नियार्कस के यहाँ पे सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनका रोमन ट्रेड काफ़ी उन्नत था। आप सोशल लाइफ में देखोगे तो यहाँ पे नागरिक जीवन भी मिलता है, ग्रामीण जीवन भी मिलता है, खाना बदोश लोग भी मिलते हैं, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, यहाँ पे तीनों धाराएं आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आर्य और अनार्य संस्कृत का समायोजन भी होता है। इसीलिए आप देखोगे कि एक बार अगस्त्य ऋषि के बारे में चर्चा आती है कि वो किस प्रकार उत्तर से गंगा को दक्षिण में लेकर आए। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप सुनते हो। आप कडोनियर और एनियर और बेल्लाल नाम के वर्गों को देखते हो कि किस प्रकार वर्गीय परंपरा उभर कर आती है। हालांकि यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी। कई सारे विदेशी जो उस समय लोग आए थे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे दास प्रथा उतनी नहीं विद्यमान थी। क्लियर। साथ ही महिलाओं पर आर्य समाज की मान्यताओं का प्रभाव था। बाल विवाह का इसमें प्रमाण मिलता है, बहु विवाह का प्रमाण मिलता है, वेश्यावृत्ति का प्रचलन है। अब देखो वेश्यावृत्ति का कैसे हिस्टोरियन पता लगाते हैं। अभी आपने पढ़ा ना कि शिल्पाधिकारम में माधवी और कोवलन की कहानी, तो ऐसे ही पता किया जाता है। क्लियर। आदर्श पत्नी की संकल्पना को यहाँ पे प्रमोट किया गया कि पत्नी पूजा होगी, अर्थात सेनगुट्टमन जो वहाँ का उस समय का राजा था पांड्य वंश का, उसने एक आदर्श पत्नी की पूजा को प्रमोट किया। और आप देखोगे कि तोल्काप्पियम में 8 प्रकार के विवाह की बात की जाती है। और जो देव समूह होता है उसमें कई सारी देवियाँ भी होती हैं, जैसे येनम्मा की देवी, कौरवी युद्ध की देवी। क्लियर। और आप येनम्मा बाहुबली में वो जो नहीं चिंपली क्या नाम था उसका, वो भी देखना पूजा करता है इसी देवी की, युद्ध की देवी की। क्लियर। तो आप देख सकते हो विधवाओं की स्थिति काफ़ी खराब थी, आप ये लिख सकते हो। आप जीवन साथी चुनने की हालांकि छूट थी स्त्रियों को, आप ये देख सकते हो। जब आप साउथ इंडिया की मूवी देखना कभी भी, कई सारी ऐसी मूवी हैं, खासतौर पर जैसे एक दो हीरो हैं, मुझे याद तो नहीं है, शायद उसका नाम रामचरण ऐसे ही शायद कोई हीरो है। उसकी एक मूवी है जिसमें वो 2 जन्म लेता है। तो उसमें आप देखोगे लड़की शायद थी उसमें, मुझे अग्रवाल है कोई, काजल अग्रवाल, हाँ, वो उसमें रानी बनी होती है और वो अपने जीवन साथी को चुनती है। क्लियर। तो ये जो स्टोरीज होती है ना, ये बेसिकली हमारे इन्हीं लिटरेचर से ही प्रभावित होती हैं। तो आप देखोगे वो कैसे जीवन साथी को उसमें चुनती है। फिर आप देखोगे वर्ण व जाति व्यवस्था उतनी उन्नत नहीं थी, ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा प्राप्त थी और धनी जो लोग थे वो पक्के मकानों में रहते थे और जो निर्धन थे वो कच्चे मकानों में रहते थे। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर दोगे। अर्थात इसमें जो तथ्यात्मक जानकारी नहीं है उन तथ्यात्मक जानकारी का आप उपयोग करोगे। ऐसे लिखोगे कि तोल्काप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। शिल्पाधिकारम से हमें उस समय के व्यापार और समाज की स्थिति का पता चलता है। आप तिरुकुरल या तिरुवल्लुवर का जिक्र कर सकते हो, आप पुरनानूरू का जिक्र कर सकते हो कि कैसे 150 कविताओं में उस समय के समाज को पिरोया गया है। क्लियर। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को 2 डायमेंशन में लिख सकते हो, एक जीएस की डायमेंशन में और दूसरा हिस्ट्री ऑप्शनल की डायमेंशन में। क्लियर। तो उम्मीद है न केवल आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा बल्कि संगम साहित्य से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी मिली होगी। बाकी इससे भी कई गुना गहराई में जानकारी हम आपको 1 मार्च से हिस्ट्री ऑप्शनल एंसेंट इंडिया की सीरीज में देने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।